Hello everyone, this is Preet Kamal. I'm a lecturer at Chandra Technical College, Jalandhar. Today, I will be sharing with you the details of the electronic devices and circuit subject. But before starting with the details of the subject, I would like to share an important information, and that's related to Mission Fateh, the campaign run by Government of Punjab. And it says that we should wash our hands frequently and use sanitizer, wear mask, and along with that we should maintain the social distancing rules so that we could win against this COVID-19 situation. So the today's topic that we will be discussing here is the Hartley oscillator. We will be discussing about the Hartley oscillator. जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में ऑसिलेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऑसिलेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करते हैं. तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि हम ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर यूज़ करते हैं जिसमें हम ट्यूनिंग सर्किट्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं सो दैट कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में हम लोग जो है अपना वर्क कर सकें. उसी तरीके से एक और बहुत ज़्यादा पॉपुलर लोकल ऑसिलेटर सर्किट है जिसमें हम इंडक्टर और कैपेसिटर के पेयर्स को यूज़ करते हैं, which was invented by the Hartley, Mr. Hartley, and that is called basically the Hartley oscillator. और ये मोस्टली रेडियो रिसीवर सर्किट्स के अंदर यूज़ किया जाता है. तो अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बिल्कुल सिंपल कंस्ट्रक्शन है, जैसे हम नॉर्मल अपने सर्किट्स के अंदर लगाते हैं R1, R2, RE फॉर प्रोवाइडिंग द प्रॉपर बाइसिंग, देन CE कैपेसिटर जो हम लोग लगाते हैं सो दैट कि हमारी जो सिग्नल डी जनरेशन है वो वहाँ पे ना हो, या CE कैपेसिटर जो है वो ग्राउंड में आपका सिग्नल जो है वो एक्स्ट्रा सिग्नल जो है वो आपको ग्राउंड में चला जाए. टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन जो है वो प्रोवाइड हो. देन जो कैपेसिटर्स हैं, कपलिंग कैपेसिटर्स CB जो हम लोग लगाते हैं वहाँ पे, तो DC को ब्लॉक कर सकें, AC सिग्नल को पास कर सकें. देन आफ्टर दैट जो RC है उसको रिप्लेस करके हमने यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक लगाई है. यू कैन सी है रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक जो है ये जो DC पावर वेस्टेज जो होती है आपके सर्किट के अंदर RC लगाने से उसको रिड्यूस करती है, उसको रिमूव करती है, उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करती है. तो इसलिए हम इसे यहाँ पे यूज़ करते हैं. ये हाई इम्पिडेंस भी ऑफर करती है, हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स, जिसकी वजह से जो DC है, DC सिग्नल के लिए एक तरीके से शॉर्ट की तरह वर्क करती है ताकि कोई भी उसको सिग्नल जो है वो इजीली पास ऑन हो सके, एंड इट वर्क्स एज ओपन सर्किट फॉर द AC सिग्नल्स. तो इसलिए ये DC लोड की तरह काम करती है फॉर द कलेक्टर साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर, और AC करंट को आउट ऑफ द DC सप्लाई सोर्स जो है, AC करंट को DC सप्लाई सोर्स से दूर रखती है, अलग से रखती है, राइट. एंड देन आफ्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग नॉर्मल अपने ऑसिलेटर सर्किट्स के अंदर यूज़ करते हैं पहले भी. जो मेन डिफरेंस है यहाँ पे, दैट इज़ द टैंक सर्किट जो यहाँ पे बनाया गया है, जिसको हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं. दिस इज द टैंक सर्किट दैट वी हैव मेड हेयर. दिस टैंक सर्किट बेसिकली मेक्स दिस सर्किट, दिस ऑसिलेटर सर्किट, अ हार्टले ऑसिलेटर सर्किट. व्हाट वी हैव डन हेयर इज कि जो फीडबैक पाथ है हमारा, उस फीडबैक पाथ में हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, वहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है L1, L2 और C. ये जो हमारा है वो हम लोगों ने उसके फीडबैक पाथ में इसको यूटिलाइज किया है, राइट. तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो यहाँ पे हमारी वर्क कर रही है. जो हमारा L1 है, जो हमारा L2 है, और ये जो हमारे सर्किट्स हैं, जो हमने इंडक्टर्स लगाए हैं यहाँ पे, जो कैपेसिटर लगाया है यहाँ पे, वेरिएबल कैपेसिटर यहाँ पे यूज़ किया गया है सो दैट कि हम अपनी जो फ्रीक्वेंसी है, सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो है उसे भी हम अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकें. जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम किस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को रिसीव करना चाहते हैं, किसे नहीं करना चाहते हैं, उसे अपने अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड कर सके. सो द जो फ्रीक्वेंसी है वो L1 और L2 और C, इन तीनों के ऊपर डिपेंड जो है वो करती है. L1 एक कॉइल है, L2 दूसरी कॉइल है, जो कैपेसिटर है हमारा, इन सबके साथ मिलके ये एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो फॉर्म है, एक रूप है, वो ले लेता है ये आपका सर्किट जो है, राइट. देन ये जो ऑसिलेटर है ये शंट
फेड हार्टले ऑसिलेटर सर्किट है, यहाँ पे शंट में उनको लगाया गया है, फीडबैक पाथ में उनको यूज़ किया गया है, दिस सर्किट को L1 L2 और C को फीडबैक पाथ में एक तरीके से यूज़ किया गया है, राइट। तो 180 का फेज डिफरेंस जो है वो आपका ट्रांजिस्टर देगा और 180 का फेज डिफरेंस ही आपका L1 L2 और C जो है ये मिलकर देंगे, तो आपका टोटल 360 डिग्री का फेज डिफरेंस बन जाएगा, दैट विल बिकम द पॉजिटिव फीडबैक। तो अगर हम इसके ऑपरेशन की बात करें तो जब हम कलेक्टर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे देन एक जो ट्रांजिएंट करंट है वो उस जो टैंक सर्किट है उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि जो आपकी डीसी जो कलेक्टर सप्लाई है वो डायरेक्टली यहाँ से देखिए, जो कलेक्टर की सप्लाई जो है वो डायरेक्टली इस L1 L2 के साथ कनेक्टेड है। तो जब यहाँ से उसको सप्लाई मिलेगी टैंक सर्किट को, राइट, तो उसमें ऑसिलेटरी करंट इन द टैंक सर्किट प्रोड्यूसेस AC वोल्टेज अक्रॉस L1, तो वो L1 के अक्रॉस जो है वो AC वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। तो ये दोनों इंडक्टिवली कपल्ड हैं एक दूसरे के साथ, ऑटो ट्रांसफार्मर है ये, राइट। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग VW में पढ़ चुके हैं, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो उसका बेसिकली एक ही वाइंडिंग्स होती है और उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, राइट। तो उन दो पार्ट्स में जब हमने वाइंडिंग को डिवाइड किया तो वो ऑटो ट्रांसफार्मर बन जाता है। तो बोथ द वाइंडिंग्स आर इंडक्टिवली कपल्ड टू ईच अदर। तो अगर एक वाइंडिंग में से अगर करंट फ्लो करता है, अगर सिग्नल पास ऑन होता है, तो वो दूसरा जो वाइंडिंग है वो भी उसके साथ ही कनेक्टेड है, इंडक्टिवली कपल्ड है, तो उसके अंदर से भी सेम ही करंट जो है वो फ्लो करेगा, राइट। तो दिस डिटर्मिन्स इन डिटर्मिनिंग द फ्रीक्वेंसी एंड एस्टैब्लिशेस द फीडबैक। तो ये जो इंडक्टिव कपलिंग है वो बेसिकली क्या हेल्प कर रही है हमें कि फ्रीक्वेंसी कौन सी जनरेट होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल यहाँ पे जो है ऑसिलेटर जनरेट करेगा, राइट, एंड फीडबैक जो है वो किस तरह से एस्टैब्लिश होगी। तो ये जो एक सर्किट है, तो दिस पॉजिटिव फीडबैक की जो कंडीशन है 180 और 180 वाली, तो ये कंडीशन जो है एक फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक का कंडीशन बनाती है, दैट विल हेल्प जनरेटिंग द ऑसिलेशंस। और जब आपका लूप गेन जो बीटा ए ऑफ द एम्पलीफायर जब वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है, एम ए जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, राइट, तो जो स्मॉल एम इंटू द कैपिटल ए जो हमारा है, एम मीन्स योर फीडबैक फैक्टर एंड ए मीन्स योर एम्पलीफायर गेन। तो जब वो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो लूप गेन बनेगा हमारा, जब वो एम्पलीफायर का लूप गेन 1 से ग्रेटर हो जाता है तो हम की जो ऑसिलेशन है वो सस्टेन्ड हो जाती है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें कि कितनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल यहाँ पे जनरेट होगा, तो F विल बी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट LTC, वेयर LT इज बेसिकली L1 प्लस L2 प्लस 2M। तो ये जो LT है इट इज टोटल cumulatively coupled inductance है L1 and L2 that represents the inductance of फर्स्ट एंड सेकेंड कॉइल्स, और M जो रिप्रेजेंट कर रही है दैट इज बेसिकली द म्यूचुअल इंडक्टेंस जो उन दोनों के बीच में वर्क कर रही है, राइट, एंड इट इज कैलकुलेटेड व्हेन द टू वाइंडिंग्स आर कंसिडर्ड, राइट। तो जब दो वाइंडिंग्स जब हम लोग कंसिडर करते हैं L1 और L2, तो उस टाइम पे उनके बीच में कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो जनरेट होती है, राइट। तो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड, और इन तीनों के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे डिसाइड होगा कि हमारा जो सिग्नल है वो कितनी फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशंस जो हैं वो हमारी जनरेट हो रही हैं, या राइट। तो दिस इज द हार्टले ऑसिलेटर जिसमें हम L और C के कॉम्बिनेशन को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि आप अपनी मर्जी की फ्रीक्वेंसी जो है सिग्नल उनको जनरेट कर सकते हैं। तो जो एडवांटेजेस हैं आपके हार्टले ऑसिलेटर के वो ये हैं कि इसमें हम एक लार्ज ट्रांसफार्मर यूज़ करने की जगह सिंगल कॉइल जो है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर। फ्रीक्वेंसी भी क्योंकि हम वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं या वेरिएबल इंडक्टर यूज़ कर सकते हैं, राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फ्रीक्वेंसी भी वेरी कर सकते हैं। देन द लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर सफिशिएंट, कि मतलब अगर थोड़े से कंपोनेंट्स भी हम लोग लगाते हैं, जैसे R1 और R2 की जगह हम उसको रिप्लेस कर देते हैं एक सिंगल RB से, राइट, तो वो भी हमारा जो कंपोनेंट है वो हमारा काम कर सकता है हार्टले ऑसिलेटर का। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट ओवर अ फिक्स्ड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर एक फिक्स्ड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात करते हैं तो जो आउटपुट का एम्पलीट्यूड है वो भी उस रेंज के अंदर फिक्स रहेगा। इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जैसे ये जो आपका हार्टले ऑसिलेटर है ये लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स के अंदर हम लोग उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसमें हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस भी
प्रेजेंट हैं इसके अंदर। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुश पुल एम्पलीफायर सर्किट्स के केस में कि मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसीज जनरेट हो जाती हैं, तो समटाइम्स इन दिस काइंड ऑफ अ सर्किट ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। हार्टले ऑसिलेटर के अंदर ये वाली प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस, लेकिन अदर दैन दैट जो हार्टले ऑसिलेटर जो है विच इज़ वेरी पॉपुलर और इसकी एडवांटेजेस की वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, जो हार्टले ऑसिलेटर है हमारा, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द साइन वेव ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। जितनी भी फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए उतनी फ्रीक्वेंसी की साइनोसॉइडल वेव्स जो हैं, ये जो ऑसिलेटर सर्किट जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, ये साइनोसॉइडल वेव्स के लिए हैं सिर्फ। ये सारे के सारे ऑसिलेटर्स जो हैं वो साइन वेव्स ही जनरेट करते हैं, नॉट द ट्रायंगुलर और स्क्वायर और वो सारे अलग हैं, ठीक है। ये साइनोसॉइडल है, नॉन साइनोसॉइडल नहीं है, राइट। तो मोस्टली जो लोकल ऑसिलेटर्स हैं, ये जो हार्टले ऑसिलेटर है मोस्टली रेडियो रिसीवर सर्किट्स के अंदर एज अ लोकल ऑसिलेटर वर्क करता है और इसको आरएफ ऑसिलेटर की तरह भी यूज किया जा सकता है, राइट। सो दिस वाज अबाउट द हार्टले ऑसिलेटर circuit. So here we will discuss about the Colpitts oscillator. It is entirely same as that of the Hartley oscillator. बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहाँ पे हार्टले ऑसिलेटर में जहाँ पे इंडक्टर्स थे, वहाँ पे कॉल्पिट्स ऑसिलेटर में हम कैपेसिटर्स यूज करते हैं, और जहाँ पे उसमें कैपेसिटर था वहाँ पे हम यहाँ पे इंडक्टर जो है उसको यूटिलाइज करते हैं, राइट। सो इफ यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस सर्किट डायग्राम, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि बाकी सारा कुछ बिल्कुल सेम है, वही R1 वही R2। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, RE, ये तीनों हमारे टेम्परेचर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, बाइसिंग के लिए, राइट। एंड देन CE कैपेसिटर जो है ताकि वो हमारा सिग्नल ड्रॉप जो है वो यहाँ पे ना हो। देन RFC कॉइल जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करी है ताकि जो DC पावर वेस्टेज है वो यहाँ पे ना हो, राइट। एंड देन आफ्टर जो लॉसेज हैं वो उनको रिमूव करने के लिए, जो RC के अंदर लॉसेज होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यहाँ पे RFC कॉइल जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। देन आफ्टर CB एंड CC जो कपलिंग कैपेसिटर्स हैं, दे आर बेसिकली कपलिंग द फीडबैक सर्किट इनटू द बेस अगेन, राइट। तो बाकी DC सिग्नल्स जो हैं उनको ब्लॉक करने के लिए, AC सिग्नल्स को पास करने के लिए सिर्फ यहाँ पे जो हमने सर्किट बनाया, जैसे हमने हार्टले ऑसिलेटर में यहाँ पे 2 इंडक्टर्स लगाए थे, 2 कॉइल्स लगाई थी जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर का काम कर रही थी। यहाँ पे अब ये जो है वो C1 और C2 जो हम लोगों ने लगाया है, दैट इज बेसिकली वर्किंग एज अ वेरिएबल कैपेसिटर, राइट। और यहाँ पे हमने इंडक्टर लगाया है बाद में, और उसको एक ट्रांसफार्मर का, एयर कोर ट्रांसफार्मर का फॉर्म दिया है ताकि हम वहाँ से आउटपुट जो है हमारे सर्किट की कलेक्ट कर सकें, राइट। सो ये भी एक टैंक सर्किट की तरह ही वर्क कर रहा है। C1 और C2 जो है उनको अर्थ किया गया है यहाँ पे, राइट। एक साइड जो है आपका बेस से कनेक्टेड है और दूसरा साइड जो है आपका CC जो कपलिंग कैपेसिटर है उसके साथ कनेक्टेड है। ये फिर से रीजनरेटिव हमारी फीडबैक बनती है, राइट। रीजनरेटिव फीडबैक मीन्स द पॉजिटिव फीडबैक जो रीजनरेट कर रही है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सस्टेन्ड ऑसिलेशंस, वही चीज़ जो है वो यहाँ पे हमारे लिए वर्क कर रही है, राइट। तो वही 180 का फेज डिफरेंस जो हमारा ट्रांजिस्टर देगा और 180 का फेज डिफरेंस जो है वो हमारा ये टैंक सर्किट जो हम लोगों ने यूज़ किया है ये हमें प्रोवाइड करेगा, राइट। और जब ये प्रोवाइड करेगा 180 प्लस 180 दैट इज 360 का फेज शिफ्ट, तो आपका पॉजिटिव फीडबैक जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा और हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, सस्टेन्ड ऑसिलेशंस जो हमें चाहिए वो हमें मिलेंगी। फिर दोबारा से हम वही कहेंगे, जो MA है वो एम्पलीफायर है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ऑसिलेशंस जो है वो सस्टेन्ड रहेंगी इसके अंदर, राइट। तो जो यहाँ पे आपका ऑसिलेटरी टैंक सर्किट है वो बेसिकली यही चीज़ का काम जो है वो कर रहा है, एंड अपीयर इन द एम्पलीफाइड फॉर्म इन द कलेक्टर सर्किट और सप्लाई लॉसेस टू द टैंक सर्किट, राइट। तो वो जो एम्पलीफाइड फॉर्म में हमारा जो सिग्नल है कलेक्टर सर्किट से पास होके, और अगर उसमें कोई भी लॉसेस हैं तो वो निकल के जो है वो टैंक सर्किट में आएगा, टैंक सर्किट उनको ओवरकम करेगा, एंड देन आफ्टर वो लॉसेस को ओवरकम करके एंड देन आफ्टर उसमें सिग्नल में और ज़्यादा पावर जो है वो इंसर्ट करके अपना सिग्नल जो जनरेशन है उसको दोबारा से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके फिर दोबारा से उसको वापस बेस में सेंड करेगा। तो द पोर्शन ऑफ जो आउटपुट है वो फीडबैक हो रहा है टुवर्ड्स द इनपुट साइड, और जो वो फीडबैक सर्किट है उस फीडबैक सर्किट में हमने 2 कैपेसिटर्स और 1 इंडक्टर का पेयर जो है उसको यूज़ किया है। अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस की बात करें तो वो भी बिल्कुल वैसी है जैसे हमने उसमें देखी थी हार्टले ऑसिलेटर सर्किट के अंदर। इट इज़ 1/2 पाई अंडर द रूट LCT,
राइट। तो CT इज बेसिकली द कैपेसिटर, कैपेसिटर्स जो हमने सीरीज में लगाए हैं। तो हमें पता है कि जब हम सीरीज में कैपेसिटर्स कनेक्ट करते हैं तो इट इज समथिंग लाइक 1/C1 + 1/C2। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे CT की वैल्यू क्या है, तो इट विल बिकम इक्वल टू C1 × C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। और C1 और C2 दोनों वेरिएबल हैं, तो हम अपने जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस हैं उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली उनको डिसाइड कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक तरीके का ट्यून्ड सर्किट ही ये बन जाता है। तो अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं कंपैरेटिव टू द हार्टले ऑसिलेटर। तो ये साइनोसॉइडल सिग्नल्स, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स जो है उनको जनरेट कर सकता है, हाई और लो टेम्परेचर्स को विथस्टैंड कर सकता है, फ्रीक्वेंसी की स्टेबिलिटी बहुत हाई है। इट कैन बी वेरिड बाय यूजिंग बोथ द वेरिएबल कैपेसिटर्स, दोनों कैपेसिटर्स को वेरी करके हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। एंड देन लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो इसके अंदर रिक्वायर्ड हैं, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हमें नहीं चाहिए, राइट। तो द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रेंज। अगर हम किसी फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो उसमें हमारा जो एम्पलीट्यूड है हमारे आउटपुट का, दैट मीन्स द गेन है, आउटपुट है, वो जो है हमारी कांस्टेंट रहेगी काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए, राइट। तो इसको हमने जो हार्टले ऑसिलेटर के अंदर जो डिसएडवांटेजेस थी, लाइक हार्मोनिक डिस्टॉर्शन वाली डिसएडवांटेज थी, या लोअर फ्रीक्वेंसी रेंजेस में वो वर्क नहीं कर पाए, तो उस डिसएडवांटेजेस को जो है ओवरकम करने के लिए हमने कॉलपिट ऑसिलेटर्स जो है वो डिसाइड किया है, जो है वो बनाया गया है। तो अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव जनरेटर में इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको एज अ टेम्परेचर सेंसर यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली यूज एज, इसको भी हम एज अ लोकल ऑसिलेटर इन द रेडियो रिसीवर्स यूज़ कर सकते हैं, RF ऑसिलेटर्स की तरह मोबाइल एप्लीकेशंस में और कमर्शियल एप्लीकेशंस में भी हम इस सर्किट को यूज़ कर सकते हैं, कॉलपिट्स ऑसिलेटर को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉलपिट्स ऑसिलेटर जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। और अगर हमारे जैसे हार्टले ऑसिलेटर जो हमने पहले देखा उसमें भी L और C का कॉम्बिनेशन ही यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी L और C का कॉम्बिनेशन ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस इन द सर्किटरी जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और उसी सर्किटरी के हल्के से चेंज की वजह से जो कॉलपिट्स ऑसिलेटर है उसकी एडवांटेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और जो हार्टले ऑसिलेटर में एक आध जो दो कमियां थी, जो डिसएडवांटेजेस थी, उनको भी ओवरकम करने के लिए ये कॉलपिट्स ऑसिलेटर जो है उसको डिज़ाइन किया गया है, राइट। तो इस तरह से we can use these kind of oscillators to produce the sinusoidal oscillations, right। तो इस तरह से हमारा जो सर्किट्स हैं they can work। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में और भी ज़्यादा ऑसिलेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हैं हमारे LC ऑसिलेटर्स जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए, देवर अबाउट यार L and C ऑसिलेटर्स की, जो इसमें हम लोग टैंक सर्किट्स यूज़ कर रहे हैं या ट्यून सर्किट्स यूज़ कर रहे हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी पे जो हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर जो हैं उनके ऊपर बेस्ड जो हमारे फ्रीक्वेंसी जो हमारे सर्किट्स हैं उनको हम लोग बना रहे हैं, ताकि उनके ऊपर बेस्ड हमारे जो ऑसिलेशंस हैं वो जनरेट हो सके। इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट द RC सर्किट्स, ठीक है। जो हमारे RC सर्किट्स हैं उनके बारे में हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। So this was all for today's lecture, and rest we will discuss in the next lecture. And I hope you all are clear about the Colpitts oscillator, its construction, its operation, its working, and everything that we have discussed in today's lecture. So if there will be any doubt, then we will discuss them in the live session. So till then, take care, do like and comment on my video so that I could know that you have gone through it thoroughly. Okay, so thank you, take care, bye bye.